नहीं संभल रहा। अच्छा, राजस्थान की बात हो गई। दूसरा पंजाब, जहां फिर कांग्रेस की सरकार है और वहां पहले अचानक बेअदबी के मामले हुए, फिर लिंचिंग हो गई और आज तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। आज दोपहर को लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बड़ा धमाका हुआ। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई, 5 लोग घायल हो गए। कोर्ट की दूसरी मंजिल के वॉशरूम में धमाका हुआ था और इतना तेज धमाका था कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स की एक दीवार गिर गई और पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। अच्छा, जब धमाका हुआ उस वक्त जिला कोर्ट में कामकाज चल रहा था। जो आई विटनेस हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे सुनिए कि धमाका कितना भीषण था। जैसे ही मैं वहाँ पे स्टेप इन करता हूँ कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर चैम्बर से, तो मैं देख रहा हूँ मेरा दोस्त ऐसे जा रहा है, बाकी का सिस्टम वहाँ पे है और सडनली स्मॉग और धुएं में सारा कुछ चेंज हो गया। तो अगर बात करें कोर्ट कम्प्लेक्स की बात करें, क्या हमें दिखा सकते हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाएं हमें कि सेकंड फ्लोर है वहाँ पे, वो जहाँ पे कार्स खड़ी देख रहे हैं ना आप, उसी के बिल्कुल ऊपर सेकंड फ्लोर है, वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हुआ है, ये वहाँ पे हुआ है। और एकदम से पैनिक भी हो गया क्योंकि लगातार हमने देखा कि जैसे ब्लास्ट आता है, ब्लास्ट होता है, उसके बाद लोग भी पैनिक हो गए, लोग बाहर भी आ गए। लेकिन आप वहाँ पे मौजूद थे, तो कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लोगों को आपने बचाया? सर मैं सिर्फ एक ही बंदे ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਊਮਰ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਬੰਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਲਬਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਧਿਆਨੰਦ ਹਸਪੀਟਲ। पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। आगे की जांच के लिए एनआईए की टीम को भेजा गया। पुलिस कह रही है कि इसके पीछे सुसाइड बॉम्बर भी हो सकता है। पंजाब के सीएम और डिप्टी सीएम लुधियाना पहुंचे। सीएम ने ब्लास्ट को तुरंत चुनाव से जोड़ दिया और यह तक कह दिया कि चुनाव नजदीक है, इसलिए कुछ देश विरोधी ताकतें साजिश कर रही है। अरे जांच तो हो जाने दीजिए। लेकिन सवाल चुनाव से ज्यादा कानून व्यवस्था का है कि पंजाब की सरकार क्या कर रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही अचानक गुरुद्वारों में बेअदबी की कोशिश के 2 मामले सामने आए, एक स्वर्ण मंदिर में और एक कपूरथला में। दोनों ही आरोपी की लिंचिंग हो गई। बाद में कपूरथला मामले में तो यह भी कहा गया कि वहां बेअदबी नहीं हुई। लेकिन चाहे ये बेअदबी के मामले हों या फिर आज लुधियाना का बॉम्ब ब्लास्ट, सरकार इसे चुनाव से जोड़कर पल्ला झाड़ने में लगी हुई। जबकि ये सब जानते हैं कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, संवेदनशील राज्य है, यहां हर समय चौकस रहने की जरूरत है। लेकिन जब सियासत हावी रहती है, कुर्सी का खेल चलता है, तो फिर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे फोकस से आउट हो जाते हैं। यही पंजाब में हो रहा है। ये इलेक्शनां दे कोल आ गई क्यों हुंदा है? ये पौने 5 साल लंघण तो बाद ही क्यों हुंदा है? ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭੈ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ नहीं होने दी जाएगी। कितना आसान है ना, कुछ भी घटना हो जाए उसको चुनाव से जोड़ दीजिए।
और अगर चुनाव से जुड़ा हुआ भी है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, सरकार क्या कर रही है? चुनाव था तो और मजबूती से सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए थी। जो लिंचिंग की घटना हुई उस पर तो कुछ एक्शन नहीं हुआ। उसमें भी बोलते कि चुनाव है इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे वोट चले जाएंगे। लेकिन ना राज्य संभल रहा है, ना पार्टी संभल रही है। कांग्रेस कर क्या रही है? हरीश रावत का कल का ट्वीट आपने देखा होगा। उनके बगावती संकेतों को सबने समझा। उनके पीछे मगरमच्छ छोड़े गए हैं, हाथ पैर बांध दिए गए हैं। इसको सुनने के बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। हरीश रावत को दिल्ली बुला लिया गया, लेकिन इसी बीच मनीष तिवारी का ट्वीट आ गया। मनीष तिवारी भी सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। उन्होंने ट्वीट किया कि पहले असम, उनका ट्वीट डालिए। मनीष तिवारी ने ट्वीट में लिखा कि पहले फर्स्ट असम देन पंजाब नाउ उत्तराखंड, यानी पहले असम फिर पंजाब अब उत्तराखंड। भोग पूरा ही लगाएंगे, कोई कसर न रह जाए। मतलब पार्टी में जिस तरीके से जो चल रहा है उसको लेकर मनीष तिवारी ने क्लियरली बोल दिया कि भोग पूरा लगाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब पार्टी पूरी खत्म करके मानेंगे। हरीश रावत के मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह का दर्द भी सामने आ गया। कैप्टन को हटाने में हरीश रावत का अहम रोल था। हरीश रावत पंजाब के प्रभारी थे। उन्होंने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए लॉबिंग की थी। अमरिंदर सिंह ने इसलिए लिखा कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, और यह कैप्टन अमरिंदर सिंह का दर्द है। सीनियर नेता थे, पार्टी से जुड़े हुए थे। हरीश रावत के साथ आज उत्तराखंड में हो रहा है तो उनको समझ में आ रहा है। यही सेम चीज पंजाब में हुई थी, तब हरीश रावत को समझ में नहीं आ रहा था, तो वही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा। अच्छा, उधर शशि थरूर है, वो कह रहे हैं कि अपनी दशा के लिए विपक्ष खुद जिम्मेदार है। संसद में विपक्ष का रवैया ठीक नहीं रहा। संसद चलनी चाहिए, रुकावट नहीं डालनी चाहिए, बहस के मंच के तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सुनिए एक बार शशि थरूर को। I think we have to ask very seriously whether the rules of the game have been upheld by the government in the first place. I'm not suggesting that the opposition's reaction was always in the kind of form, dignity as you've called, that should ideally be observed. But let's look at the provocations. यानी विपक्ष जो कर रहा था वो ठीक था नहीं था, ये बहस कब हो रही है? जब सत्र खत्म हो रहा है। गांधी परिवार को एक सवाल नहीं पूछते ये लोग। आपने कभी देखा है कि कोई टीम मैच पर मैच हारती जाए, अंदर खिलाड़ियों में जो है मनमुटाव हो रहा हो, कोई किसी की बॉलिंग पर फील्डिंग ना करे, कोई बैटिंग उतरे तो रन लेने के लिए ना दौड़े क्योंकि सामने वाले का रन ना बन जाए, और ऐसी टीम के कैप्टन को कुछ ना हो, कोई सवाल तक ना पूछे? यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हो सकता है कि गांधी परिवार से एक प्रश्न ना पूछे, क्योंकि गांधी परिवार को राज्यों में मजबूत नेता बर्दाश्त ही नहीं थे। महाराष्ट्र में देख लीजिए, शरद पवार 1999 में कांग्रेस ने निकाला, उन्होंने एनसीपी बनाई, आज उसी एनसीपी के साथ कांग्रेस सरकार चला रही। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी 1997 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, टीएमसी बनाई, आज यह हालत है कि कांग्रेस बंगाल में कहीं नहीं बची। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ दी, पंजाब लोग कांग्रेस बना ली। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, केंद्रीय मंत्री बने। असम में हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी में गए तो सीएम का पद मिल गया, कांग्रेस में पूछ नहीं थी। गोवा का उदाहरण लीजिए, लुइजिनो फिलेरियो 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, अब टीएमसी में चले गए। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी 2010 में कांग्रेस छोड़ी, वाईएसआर कांग्रेस बने। हरीश रावत ने संकेतों में गांधी परिवार को क्या करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए, कल टाइम्स नाउ नव भारत पर बोला था। किसी ने गौर नहीं किया होगा। एक बार आपको वो बयान सुनवाता हूं। हरीश रावत पते की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसको कितना सुना जाएगा भगवान ही जानता है। एक बार हरीश रावत को सुनिए। हरीश रावत जी, ऑन अ सीरियस नोट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चुनाव पास हैं, जाहिर है तैयारी हर खेमे में जोरों से चल रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जो इस वक्त चुनावी दंगल में
आपके साथ घुसी हुई है। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, जबकि आपने जनवरी इस साल में आगाह कर दिया था कि इससे पार्टी का मोराल टूटता है। देखिए, हम एक बात जानते हैं, लोकतंत्र में दुल्हन वही जो पिया मन भावे। उत्तराखंड के लोग जिसको ठीक ठाक समझेंगे उसको ही अपना, वो जिसके साथ खड़े होंगे वही कांग्रेस का चेहरा। तो लोग पार्टी के साथ खड़े होते हैं कि व्यक्ति के साथ? दोनों के साथ। छोटे राज्यों की ये नियति रही है कि यहाँ पार्टी के साथ साथ लोग व्यक्ति को भी देखना चाहते हैं जिसके साथ, और फिर हमारा राज्य जो है आंदोलन से बना हुआ राज्य है, अभावों से बना हुआ राज्य है, एक लंबे संघर्ष से बना हुआ राज्य है जिसने अविकास की डायलेमा को झेला है, वो राज्य है। तो इस राज्य की अपेक्षाएं बहुत है। तो ये पार्टी को भी देखते हैं कि इस पार्टी का स्वरूप क्या है, इस पार्टी की सोच क्या है, इस पार्टी का इतिहास क्या है, इस पार्टी को हमारी भूगोल की समझ है या नहीं है, इन सब बातों को भी देखते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी देखते हैं कि कौन व्यक्ति है आगे खड़ा जिसके नाम पर वोट दें तो उस वोट का 5 साल हिसाब भी ले सकें। पता चला हिसाब देने के लिए कोई नहीं, और तो लोग उस असमंजस को नहीं चाहते। लोग चाहते हैं स्पष्ट तौर पर हमको दिखाई दे, और जब नहीं दिखाई देता लोग खुद तय कर लेते हैं। और उत्तराखंड में तो मुझे लगता है कि लोग खुद तय करने की प्रोसेस में स्टार्ट हैं, और उसमें आपका भी योगदान है। हम तो पूरा योगदान कर देंगे आपके साथ, अगर आप कहना चाहें पार्टी हाईकमान से कि वो गलती कर रहे हैं अगर एक मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं ला रहे। देखिए, मेरी एक सोच है, भाजपा ने क्षेत्रीय अपने नेताओं को मजबूत करके, जिसमें मोदी भी सम्मिलित है, दिल्ली से हमको डिसलॉज किया। और यदि हमको भी भाजपा को डिसलॉज करना है तो हमको राज्यों में नेतृत्व को मजबूत करके राज्यों में उनको परास्त करना पड़ेगा। यदि आज हम उत्तराखंड में परास्त करते हैं उनको, तो इसके बाद आप पक्का मानिए हम गुजरात में भी परास्त करेंगे, हम राजस्थान में भी परास्त करेंगे, मध्य प्रदेश में भी परास्त करेंगे, और छत्तीसगढ़ में भी। और इसके बाद जो महाराष्ट्र और सब सिलसिला चलेगा, जिस तरीके से 2002 से 2004 तक समय चक्र चला था, हम हारते हारते आ रहे थे और उत्तराखंड में जीते, तो उसके बाद चक्र हमारी तरफ को घूमने लगा और 2004 में हम सत्ता में आ गए। तो मुझे लगता है कि 2022 में भी नियति इसी तरीके का निर्धारण कर रही है। उत्तराखंड में हम जीतेंगे, कांग्रेस सत्ता में आएगी, और उसके बाद 2024 तक हम राज्यों को जीतते जाएंगे और केंद्र में फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। हम तो कांग्रेस केंद्र में आएगी। ये आप चेतावनी कांग्रेस को दे रहे हैं या बीजेपी को दे रहे हैं? मैं अपनी राजनीतिक समझ को जितना मैं समझ पा रहा हूं, मैं उसको दे रहा हूं, मैं उसको व्यक्त कर रहा हूं। चेतावनी देना तो हमारा स्वभाव ही नहीं है। हरीश रावत बड़ी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने राज्य में जो चेहरे थे उनको मजबूत किया और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को हटाने में कामयाबी मिली, जिसमें वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को गुजरात में मजबूत किया गया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी को राज्य की लीडरशिप को मजबूत करना चाहिए ताकि 2024 में राहुल गांधी पीएम बन सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी में यह बात करेगा कौन? कौन कहेगा गांधी परिवार को कि ये जो आप कर रहे हैं, एक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे, जो आपको चुनाव नहीं जिता पा रहे उनको ही आगे किए जा रहे हैं, ये बोलेगा कौन? और देखिए, इसके आंकड़े देता हूं आपको। कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए, ये कांग्रेस का परफॉर्मेंस है, कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड है पिछले 10 साल, और इसमें कांग्रेस का रिकॉर्ड देखिए। 90% चुनाव जो कांग्रेस लड़ी है, 90% चुनाव वो हारी है। यह है कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड। 10 साल में 90% चुनाव हारी। 2 लोकसभा चुनाव हारी, एक 2014 में, एक 2019 में, कोई डाउट नहीं, दोनों बड़े चुनाव थे।
फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ पार्टी के अंदर। अच्छा, विधानसभा की हार देखिए, आपको विधानसभा दिखाता हूं। ठीक है भाई, लोकसभा में आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, इतना बड़ा चेहरा है कि उनको हराना मुश्किल है, ठीक है। 2021 में विधानसभा का आपको आंकड़ा बता रहा हूं, 5 हार। अभी तक 5 चुनाव हुए, 2021 में 5 में हार गई। ऐसा ऐसा हारते हैं कि 0 सीट भी ले आते हैं, हल्के में नहीं हारते हैं। लोग रिकॉर्ड जीतते हैं, ये रिकॉर्ड हारते हैं। 2020 में जब ज्यादा चुनाव नहीं हुए कोरोना की वजह से, तो भी 2 हार इनको मिली। 2019 में 5 हारे, 5 चुनाव। 2018 में 5 चुनाव हारे। यह है कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड। 2017 में 6 चुनाव हारे। एक सवाल नहीं पूछता है कोई गांधी परिवार से। 2016 में, पीछे जाते जाइए, हार आपको मिलती जाएगी, 4 हार। 2015 में 1 चुनाव हारे और 2014 में 8 चुनाव हारे। मतलब अगर आप जोड़ लीजिए तो 8 1 9 4 13 6 19 19 और 10 29 31 और 36 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं बीते 7 साल में, और 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। और कोई पूछता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि बॉस ये कैसे हार रहे हैं अगर गांधी परिवार इतना कमाल का काम कर रहा है। और मीडिया में कोई पूछ ले तो राहुल गांधी का तो पारा आजकल 7वें आसमान पे रहता है। सरकार के आदमी हो, दलाल हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अपनी पार्टी में कोई पूछ ले तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि कोई पूछता होगा। अगर पूछता होता तो यह हालत नहीं होती। ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि इनसे ना हो पाएगा, वो क्यों कह रही हैं? इन आंकड़ों को देखकर कह रही है। 36 विधानसभा चुनाव हारी है कांग्रेस पार्टी बीते 7 साल में, लेकिन कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं। अरे इतनी तो केनिया की टीम हार गई होती तो उसके कैप्टन को बदल देते, लेकिन फिर भी गांधी परिवार कांग्रेस की सत्ता में। खैर, कांग्रेस पार्टी की सेहत कैसे सुधरेगी ये तो भगवान जाने।